सभी को नमस्कार। मीमांसा संस्कृत क्लासेस की ओर से आपको हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार की श्रृंखला में नए नए टॉपिक आपको कराए जा रहे हैं। सामान्य हिंदी व्याकरण ये पूरे का पूरा आपको सिखाया जाएगा। उसी संदर्भ में आज हम लेकर आए विराम चिन्ह। विराम का अर्थ क्या होता है? आप कहोगे जी राम में वि उपसर्ग है, तो राम का तो कोई ऐसा अर्थ नहीं होता कि उसमें कोई इस तरह की बात आ जाए कि वो उसका रुकना अर्थ बन जाए। तो देखो, जितने उपसर्ग है, उपसर्ग की परिभाषा यही है। संस्कृत में देखें तो उपसर्गेण धातोरर्थ बलाद अन्यत्र नीयते, के उपसर्ग के द्वारा धातु का अर्थ बलात् बलपूर्वक दूसरा प्रकार से बना दिया जाता है। तो आप ये नहीं कह सकते इसमें राम शब्द है, वी है तो वी जुड़ने से अलग कैसे होगा। ये पूरी प्रक्रिया है व्याकरण की कि कौन सी धातु के आगे कौन कौन से उपसर्ग लग के अलग अलग अर्थ दे देते हैं। 22 उपसर्ग होते हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, पर जो व्याकरण सम्मत है 22 उपसर्ग होते हैं। परपरा अपसम अनु अवदुष दोर्णी आंगनी अधियपयति सु उत्परित, इस प्रकार आपने 22 उपसर्ग पढ़े होंगे। तो वो जब धातु के साथ लगते हैं तो जरूरी नहीं कि वो इस धातु के साथ जो अर्थ दे रहा है दूसरी धातु के साथ भी वैसा अर्थ देगा। वो धातु पर निर्भर, ये आपकी स्टडी पर निर्भर करता है कि पूरा नॉलेज है, ये बहुत बड़ा व्याकरण है उपसर्ग का, तो किस धातु के साथ लग लग के क्या अर्थ देगा। तो इसमें रम धातु है, रम धातु तो रमण करने अर्थ में, किसी से प्रेम करना, कहीं विचरण करना, ठीक ना, तो उस प्रकार के अर्थ में रम धातु होते। उसको संस्कृत की भाषा में बात करें तो घय प्रत्यय होके भाव अर्थ में राम शब्द बनता है। राम का अर्थ भी यही है, रमन्त योगिनो अस्मिन इति राम है, जिसमें योगी रमण करते हैं, योगी जिसको प्रेम करते हैं वो राम है। पर यहाँ पर वी उपसर्ग लगने से इसका अर्थ रुकना आ जाता है, रुकना। तो विराम चिन्ह जो रुकने वाले, इसका मतलब ये तो है कि ये चिन्ह ऐसे सिचुएशन, ऐसी स्थिति परिस्थिति को दर्शाते हैं जहाँ पर आपको कुछ रुकना पड़े। ये तो सिद्ध हो गया विराम शब्द से, तो इसमें रुकना ही होगा। अब वो कैसे रुकते हैं, ज़्यादा रुकते हैं, कम रुकते हैं, या किसी भाव को दर्शाने मात्र के लिए रुकते हैं, या कैसे, वो सारी चीज़ें हम आज पढ़ लेंगे। चिन्ह शब्द ऐसे लिखा जाता है, कहीं मैं देखता हूँ चिन्ह शब्द को ऐसे लिख देते हैं, चिन्ह ऐसा बिल्कुल अशुद्ध है, ऐसा बिल्कुल मत लिखिएगा। ये तो कई बार आपको शुद्ध या शुद्धि में भी पूछा जा सकता है, ठीक। तो ये होता है विराम चिन्ह, जो वाक्यों में हमें कहीं ना कहीं रोकते हैं या रुकने का इशारा करते हैं, ऐसे चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं, ठीक है। देखते हैं नंबर 1, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, इससे पता चल जाता है कि आपको पूर्ण रूप से रुकना है, वहाँ रुकना ही आपको, और इसका चिन्ह ये होता है पूर्ण विराम का। सामान्य वाक्य के अंत में जितने भी आप वाक्य प्रयोग करते हो, मैं जा रहा हूँ, पूर्ण विराम, आप रुक गए हो वहाँ पर, ठीक है ना। मैं कल दिल्ली नहीं जाऊँगा, रुक गए आप। आपको पढ़ना चाहिए, रुक गए आप। तो रुकते ही आपको ये इशारा करना पड़ेगा, ये चिन्ह लगाना पड़ेगा, इसका मतलब आपका वाक्य पूरा हो गया। तो अमूमन ये वाक्य के अंत में आता है और इसका ज़्यादा जगह प्रयोग नहीं होता, और वाक्य ही है भाषा के अंदर। तो जहाँ जहाँ भी वाक्य समाप्त हो रहा आप इसको लगाते चलिएगा। अगला अर्ध विराम, पूर्ण नहीं है, पूर्ण का आधा है अर्ध विराम। पूर्ण विराम से आधा समय रुकने के लिए, इसके नाम से ही पता चलता था, ये इसका चिन्ह है। इसको अच्छी तरीके से आपको अर्ध विराम का चिन्ह पता होना चाहिए, ठीक ना। अब कहाँ कहाँ प्रयुक्त होता अर्ध विराम, जैसे आप कई बार उदाहरण देते हो, उदाहरण देते समय जैसे स्त्रियों के नाम के साथ बहुधा देवी शब्द आता है। ये यद्यपि उद्धरण चिन्ह है, मैं अभी आगे आएगा तो उसके बारे में बात करूँगा। आता है जैसे, अब आप जब उदाहरण देते हो, जैसे कहते हो, जैसे, तो जैसे से पहले आपको थोड़ा सा रुकना पड़ता है, तो उसको अर्ध विराम कहते हैं, सरला देवी, ठीक है। संयुक्त या मिश्र वाक्य, देखो एक बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ आपको। जब संयुक्त या मिश्रित वाक्यों में योजक शब्द नहीं होते, किंतु, परंतु, अन्यथा, जबकि, क्योंकि, फलतः, अतः, अन्यथा, या, न, ये बहुत सारे योजक शब्द हैं जो मिश्रित या संयुक्त वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। अगर वो उनका प्रयोग आप नहीं कर रहे हो तो आप अर्ध विराम का प्रयोग कर सकते हो। जैसे नाटक समाप्त हुआ, आपने कहना था और दर्शक चले गए, दर्शन नहीं दर्शक, और दर्शक चले गए, तो आपने यहाँ पर और का प्रयोग नहीं किया, तो आप अर्ध विराम का, नाटक समाप्त हुआ,
दर्शक चले गए, तो अर्धविराम का कर सकते हो। काम करते रहना ही जीवन है, जबकि आलस्य तो रोग है। यहाँ जबकि का प्रयोग करना था, आपने नहीं किया तो कोई बात नहीं। इसका मतलब आपने एक चीज़ और सीख लिया आज, बिना योजक चिन्हों के भी संयुक्त या मिश्रित वाक्य हो सकते हैं। अर्धविराम चिन्ह से वो आपको पहचानने पड़ेंगे, कई बार वो पूछ लेता है। तो ये दो चीज़ आपने सीख ली। भारतीय सैनिक लड़ते रहे, अर्धविराम चिन्ह, वे विजयी हुए। तो इस प्रकार के वाक्यों में ऐसी जगह अर्धविराम चिन्ह का आप प्रयोग करते हैं, आना चाहिए आपको। तीसरा अल्प विराम। अल्प विराम कोमा होता है, जो इंग्लिश में कोमा बोलते हैं, थोड़ा रुकना होता है, हल्का सा। अल्प विराम जैसे कई शब्द हैं, आपको अलग अलग दिखाना उनको, उसमें प्रयुक्त हो जाता है। जैसे राम, मोहन और श्याम पढ़ रहे हैं, तो राम और मोहन में आपको थोड़ा रुकना था, तो यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग कर लिया। तुम नहीं आओगे, जानता था फिर भी प्रतीक्षा करा। दो वाक्यों में जब आपको दो वाक्यों में हल्का सा बीच में रुकना पड़े, तो तब भी देखो, जैसे तुम नहीं आओगे, जानता था फिर भी प्रतीक्षा करता रहा, ठीक है ना। ये तीन वाक्य हैं, तो तीन वाक्य में एक ही सेंस में आप बोल रहे हो, ठीक है ना, एक ही इसमें करता है, वो कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बन जाता है। दूसरे तरीके से देखें तो सरल वाक्य होता है। ये चीज़ें आप नोट्स बना लीजिए। आप भगवान भरोसे रह के भाषा नहीं सीख सकते, ये आपको मैं बहुत बारीक बात बता रहा हूँ। जब आप सरल वाक्य बनाते हो, यदि वाक्य का जो वीडियो होगा, मैं उसको एक वीडियो में अपलोड कर भी चुका हूँ वाक्य का, एक दोबारा से भी करूँगा और अच्छे से पूर्ण वाक्य हम लेंगे। तो जब सरल वाक्य होता है, उसमें एक प्रकार ये होता है कि जब एक कर्ता कई क्रिया करता है, तो वो भी सरल वाक्य होता है। जैसे मोहन जाएगा और खेलेगा, तो यहाँ पर एक कर्ता दो क्रिया कर रहा है। कई इसको संयुक्त वाक्य में पता नहीं कहाँ ले जाते, नहीं कर सकते आप। एक कर्ता दो क्रिया कर रहा है, तब भी आप विराम उसका प्रयोग इसका अल्प विराम का कोमे का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मोहन जाएगा और आपने और नहीं लगाना, यहाँ खेलेगा, ऐसा भी कर सकते हो आप। तो इन बातों का आपको ध्यान होना चाहिए। किसी शब्द पर बल देने के लिए, जैसे कई बार हम ऐसे नहीं करते, कोई शब्द दो बार बोलते हैं, तो एक बार उस पर बल दे, ईमानदारी। अरे ईमानदारी को आज कौन पूछता है, या इससे कौन पूछता है, तो इस पे बल देने के लिए भी आप यहाँ रुक गए। कवि, आज के कवि तो व्यावसायिक हो गए हैं, ठीक ना, या व्यापारी बन गए हैं, तो ऐसा करके भी आप कर सकते हो। पत्र में जब प्रिय मित्र, प्रिय सखी, या पत्र के अंत में जब आप लिखते हो भवदीय, तो वहाँ भी आप इसका प्रयोग करते हो। एक और जोड़ सकते हो इसमें, जब आप दिनांक लिखते हो, एक चीज़ और जोड़ लीजिए, जैसे 26 जनवरी, यहाँ भी आप प्रयोग करते हो 26 जनवरी 1950, ये भी नोट कर लीजिए इसके अंदर। तो ऐसी कई जगह पे आप इसका प्रयोग करते हैं। चलिए आगे, हाँ या नहीं के साथ भी, जैसे कई बार आप हाँ या नहीं बोल के वाक्य आगे बोलते हो, तो तब भी प्रयोग होता है। जैसे हाँ मैं ज़रूर जाऊँगा, नहीं कोमा नहीं मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है ना, ऐसे करके हाँ या नहीं के साथ। जैसे नहीं मैं नहीं जाऊँगा, तो नहीं के बाद आपने लगा दिया हाँ मैं चला जाऊँगा। तो इस प्रकार से आपने देखा, ये तीन मैंने आपको समझाए। मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, अब ये चलेगा, ठीक है ना। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, घबराने की ज़रूरत नहीं। यद्यपि मेरी कोशिश ये रहती है कि किसी भी टॉपिक को दो भाग में करवाऊँ, पर कई बार उससे छात्रों का तारतम्य टूट जाता है, और उनकी इच्छा ये रहती है कि जी एक में ही करा दें, ठीक है जी। चलो उसको हम कोशिश करेंगे एक में, पर वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, अपलोड में भी दिक्कत आती है उसमें। चलो अपलोडिंग में तो हो जाए, थोड़ा लंबा होने से स्टूडेंट्स भी ये सोचते हैं कि अरे ये तो इतनी देर का है, देखें या नहीं देखें, तो उनको वहाँ तक लाना भी ज़रूरी है, ठीक है। आपको एक चीज़ बता दूँ, जैसे ये तीन प्रकार के हैं, 4 पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, और एक उप विराम भी होता है, शीर्षक इत्यादि में काम आता है उप विराम। इन चारों के चिन्ह आपको पता होना चाहिए। एक का तो आपको पता है, इसका तो चिन्ह नहीं है। अर्ध विराम है जो ये है, अल्प विराम है जो ये है, और उप विराम ये होता।
कई बार परीक्षा में ये ही क्वेश्चन आ जाता है कि उप विराम का चिन्ह कौन सा, और फिर आप पजल हो जाते हैं, अल्प विराम का कौन सा। तो ये 4 आप नोट्स बना लीजिए। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। ठीक है जी, चलिए साफ करके अब आगे बढ़ रहे हैं। अब अगला लेंगे हम प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह, इसमें कुछ नहीं, ये निशान है इसका, और ये केवल प्रश्न बनाने के ही काम आता, और कहीं काम नहीं आता। तो जहाँ भी आपको प्रश्न बनाना हो, ये सब बता जाए, क्या, किस, कौन पहले लिए, कौन प्रमुख है इसलिए, कौन, क्या और किस, ये जब आ जाए तो आप अमूमन प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करोगे। ठीक है ना। किसने पत्थर फेंका, किसने, तो बना दिया। किसको दान दिया, बना दिया। तुमने क्या खाया, प्रश्नवाचक चिन्ह। कौन आ रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो मेरे ख्याल से इसमें आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। यद्यपि क्या या प्रश्न के साथ कई बार विस्मयादिबोधक चिन्ह भी आता है, उसका भी बताऊंगा आपको कैसे आता है। ठीक है, चलिए प्रश्नवाचक चिन्ह मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अगला चिन्ह है विस्मयादिबोधक। विस्मयादि बोधक, देखिए इसका ये निशान है, ये निशान इस नाम से पता चलता है विस्मय आदि। इसका मतलब ये केवल और केवल विस्मय में नहीं आता, विस्मय आदि इसका मतलब कुछ और चीज़ें भी है। ठीक है ना। तो हम अमूमन हम इसको हर्ष, विषाद, आश्चर्य, प्रार्थना और प्रशंसा, इन शब्दों में हम अक्सर देखते हैं इनको। हर्ष, हर्ष जैसे खुशी है, आहा आहा। कितना सुंदर फूल। ठीक ना। विषाद, ओह या हाय। फूल सी, कोमल बच्ची, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का सरोज स्मृति का हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी। पता होगा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। ठीक है। ओह कितनी दुखद घटना है। ठीक है ना। ठीक, ऐसे करके आ जाता है। आश्चर्य में भी आ जाता है, जैसे ठीक ना, अरे तुम आ गए। ठीक ना। तो ऐसे आश्चर्य है उसका। प्रार्थना में जैसे हे भगवान सबको सद्बुद्धि दो। प्रशंसा में जैसे वाह या शाबाश। ठीक ना, उसको पृष्ठ पोषण कर रहे हैं, बढ़ाई कर रहे हैं इसकी। ठीक ना। तो वाह तुमने तो कमाल कर दिया, शाबाश बेटा बहादुर बनो। ठीक है ना, ऐसे करके। तो या तुम बहादुर हो। तो ऐसे अर्थों में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है ना। कई बार ये पूर्ण वाक्य के अंत में भी आप देखोगे कि आ जाता है। जैसे कई बार ऐसा नहीं लिखते, इतनी लंबी दीवार, तो यहाँ पर आश्चर्य हुआ, तो यहाँ पर भी आ जाता पूर्ण वाक्य के अंत में। अगर वो आपको वाक्य की सेंस बताएगी कि उसमें विश्व में ये हर्ष, विषाद, आश्चर्य, प्रार्थना, प्रशंसा कुछ हो रखा है, तो वो आपको बताएगा। कई बार, एक बार एस्टेट में क्वेश्चन कैसा आया था, सुनिए। जैसे उन्होंने पूछा, हे बालक तुम कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पर पूछा हे बालक, और उसमें पूछा निम्न में से ये किसका चिन्ह है। दो ऑप्शन मुझे याद नहीं, पर जो दो ऑप्शन थे, एक था संबोधन का
या विस्मयादि बोधक का, सब ने निशान लगा दिया संबोधन का, क्योंकि राम को संबोधित कर रहा है, बालक को संबोधित कर रहा है। ऐसा नहीं कर सकते। जब बालक को संबोधित कर रहा है वो बात सही है, पर ये जैसे विस्मयादि बोधक होता है, ठीक ना, और एक इसका प्रकार संबोधन भी होता है। ये हर्ष प्रार्थना प्रशंसा के साथ साथ संबोधन, जब आप किसी को संबोधन करते हो तो उस अर्थ में भी होता है। तो ये इन अर्थों में विस्मयादि बोधक चिन्ह है, संबोधन का चिन्ह नहीं है, हर्ष विषाद आश्चर्य प्रशंसा का चिन्ह नहीं है। इस बात को ध्यान रखिए। तो ये संबोधन का चिन्ह नहीं था, ये विस्मयादि बोधक का ही चिन्ह था। इस बात का आपने अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है जी। चलो मैं साफ कर रहा हूँ इसको। आगे देखते हैं उद्धरण चिन्ह। उद्धरण, देखो ये चीज़ें ज़्यादा बड़ी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको सीखने में बहुत बड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी, पर नहीं सीखोगे तो प्रश्न पूछने वाला इसमें आपको पजल कर सकता है, ठीक है ना। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, ठीक है। पहले तो मैं इस उद्धरण की संधि छेद बता दूं। उद जमा हरण, संधियों के में अभी हम संधियों की ही बात करेंगे। व्यंजन संधि, अब आगे हमारा अगला टॉपिक व्यंजन संधि ही रहेगा, तो उसमें मैं आपको ये चीज़ विस्तार से बताऊंगा। उद्धरण चिन्ह ये होता है ऐसे, जब कोई सी चीज़ को आप उद्धृत करते हो, ये सिंगल भी हो सकता है, एकल भी हो सकता है, और ये दोहरा भी हो सकता है, ऐसे करके, ठीक है। ऐसा भी ये आपको मिल सकता है। देखो, जब कोई विशेष बात, विशेष कथन, विशेष उपाधि, कुछ भी विशेष हो, इस शब्द को रट लो विशेष, तो ये अक्सर आ जाता है। जैसे सोहन, आजाद, हिंद, फौज। अब ये विशेष कथन है, किसी सेना का स्पेशल नाम है, का सदस्य था, या जैसे सूर्य कांत त्रिपाठी निराला। अब ये निराला उसकी विशेष उपाधि है, ठीक है, ऐसे करके तो ये चीज़ कर सकते हैं। जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों कहा जाता है, बात ध्यान रखिए, ज्यों का त्यों कथन, तब ये द्वित्व वाला इसमें आता है, द्वित्व वाला। जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा था, कोमा, कहा या कहा था। देखो, कहा के बाद भी कोमा आ जाता है, इस बात का ध्यान रखिए। अल्प विराम जो आपने पढ़ा था, अहिंसा परमो धर्म है, ये ठीक है। तो इस बात का आपको नॉलेज होना चाहिए। जब कोई किसी का कथन हो, ज्यों का त्यों हो, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, क्या कहा था, हम सेना और शांति दोनों के साथ तैयार है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कोई भी किसी का कथन है तो इस प्रकार से उद्धरण चिन्ह का आता है। इस उद्धरण चिन्ह का एक नाम अवतरण चिन्ह भी है, अवतरण चिन्ह के नाम से भी इसको हम जानते हैं, ठीक है ना। मेरे ख्याल से बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं, आनी भी चाहिए। समझ में ना आने का कोई कारण भी नहीं है कि आपको नहीं आए, ठीक है जी। आपको फिर बता रहा हूँ, थोड़ा सा मेरी क्वालिटी में, वीडियो की क्वालिटी में आपको हल्का फुल्का कुछ मिल सकता है, पर नॉलेज की क्वालिटी और नॉलेज की क्वांटिटी, इसमें फ़र्क आपको नहीं मिलेगा, ठीक है जी। इसलिए आप बहुत बढ़िया तरीके से चीज़ों को करते चलिए, आगे बढ़ते चलिए, ठीक है ना। अगला चिन्ह लेंगे हम योजक चिन्ह। योजक, नाम से ही पता चल रहा है, योजक चिन्ह, नाम से ही पता चल रहा है। योजक ये होता है जोड़ने वाला, ठीक है ना।
और ये ज़्यादा जगह प्रयुक्त नहीं होता, 2-3 जगह प्रयुक्त होता है। एक तो समास में प्रयुक्त होता है, समास में कैसे, जैसे द्वंद्व है, तत्पुरुष है, ठीक है ना, कर्मधारय है, ठीक है ना, ऐसे इनमें ये प्रयुक्त हो जाता है, ठीक है। द्वंद्व में जैसे माता पिता, ठीक है ना। इस तत्पुरुष में जैसे गर्भ गृह, गर्भ का गृह, ठीक है ना। कर्मधारय में जैसे चरण कम, ऐसे आपको मिलेंगे, ठीक है जी। तो इस करके ये इसमें आपको मिलेगा। रूपक अलंकार में भी हो जाता है, अलंकार रूपक में, ठीक ना, जैसे चरण कमल वंदव हरिराई, वही आ गया चरण कमल, ठीक है ना। फिर उपमा अलंकार में, उपमा, ये जो सा से सी लगाते हैं ना, उसमें जैसे चांद सा, चांद से या चांद सी, तो ऐसी जगह करके भी आप योजक चिन्ह आप पढ़ोगे, ठीक है जी। फिर शब्दों की पुनरावृत्ति में अलंकार, पदों की पुनरावृत्ति, पदों की पुनरावृत्ति कैसे, जैसे धीरे धीरे, ठीक ना, या संस्कृत में शनै शनै, ठीक है ना, तो धीरे धीरे, पुनः पुनः, ठीक ना, या मंद मंद, ठीक। यद्यपि संस्कृत का है, ये पुनः पुनः में नहीं आता क्योंकि इसमें संधि बनती है, ठीक है ना, कभी संधि का, पर संस्कृत में हिंदी में इतना ज़्यादा इसका होता नहीं, इसलिए आपको मंद मंद इसमें आ जाता है, ठीक है ना। तो हिंदी के शब्दों की जो पुनरावृत्ति होती है उनमें भी आ जाता है, ठीक है। चलिए अब मैं इसको साफ कर रहा हूँ। आपने ये सीखा योजक चिन्ह, ठीक ना, योजक, यद्यपि डैश जो होता है वो इससे थोड़ा सा बड़ा होता है और योजक जो होता है इसका थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है। अगला पढ़ेंगे कोष्ठक, कोष्ठक, कोष्ठक कहते हैं ब्रैकेट को, ऐसा, ठीक ना। ब्रैकेट का आपको पता है, जब कोई नाटक उपन्यास इत्यादि में भाव दिखाते हैं, नाटक उपन्यास इत्यादि में भाव प्रकट करने में, जब नाटक इत्यादि में, जैसे आप ये ऐसे नहीं कहते चंद्रगुप्त, ये उपविराम है यहाँ पर, उपविराम, ठीक ना, क्रोध में भरकर। अब ये क्रोध में भरकर नाटक में दिखाया थोड़ी जाता, आप जब नाटक का लिखित रूप होता है तो भाव थोड़ी प्रकट कर सकते हो, वहाँ पर विचार प्रकट कर सकते हो। इसलिए भाषा का जो मौखिक रूप होता है, मौखिक रूप भाव प्रधान होता है, लिखित रूप विचार प्रधान होता है। मौखिक में तो भाव, मैं आपको गुस्सा भी कर सकता हूँ, हंस के भी दिखा सकता हूँ, आप मेरे भाव से पहचान, पर लिखित में कैसे दिखाओगे? इसलिए भाषा का लिखित रूप विचार प्रकट कर सकता है, विचार प्रधान होता है, तो उसमें लिखित रूप में फिर आपको इस तरीके से आपको करना होगा। संख्याएँ, संख्याओं को जब हम करते हैं, जैसे 1 2 3, ठीक ना, या फिर कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको हमने उसका अर्थ बताना है और वो अर्थ हम बता नहीं रहे हैं, जैसे कहीं पर गरल है, गरल, तो गरल का अर्थ किसी को पता नहीं है तो हम उसका जहर, ये अर्थ हमने यही बता दिया, गरल मार देता है,
ठीक ना। तो हम उसको बता रहे हैं कि हमने गरल का प्रयोग करना भी जरूरी है, और फिर हम ये नहीं चाहते कि गरल का कोई और अन्यथा अर्थ ले ले, तो उसका अर्थ हमने जहर भी आपको बता दिया। तो इस प्रकार से इस प्रकार की चीज़ें प्रकट करने के लिए हम इस तरीके से चीज़ों को बताते हैं। अब ये जो मैंने बताया इसमें सारी चीज़ें आ गई। भाव प्रकट करने के लिए कई बार है ना, नाटक में अदृश्य वस्तु को दिखाने के लिए, ठीक है ना। तो जैसे कोई सैनिक आता है और तलवार को खींचकर, अब हम वैसे तलवार को खींच के दिखा देंगे, पर लिखित में कैसे दिखाएंगे, तो उसको ब्रैकेट में हम ले लेते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों में कोष्ठक का प्रयोग अक्सर हम भाषा में करते हैं, करना चाहिए, होता है, ठीक है। अगला लाघव, देखिए लाघव या संक्षेपक भी कहते हैं इसको, लाघव, लाघव इसका दूसरा नाम संक्षेपक है। अब जैसे मैंने संक्षेपक इसका नाम दूसरा दे दिया, तो अभी बताया था ना मैंने, जैसे गरल का दूसरा, तो उसको ब्रैकेट में दे देते हैं, तो इसका निशान होता है ये शॉर्ट फॉर्म में काम आता है, किसी चीज़ को शॉर्ट करने के लिए, जैसे MLA। अब इसको कितने ही पार्ट बना लो, डिग्रियों को अलग करने के लिए, जैसे MA ऐसे करके, ठीक है ना, या जैसे अनुसूचित जनजाति ऐसे करके। लाघव का मुख्यतः काम यही है, ठीक है जी। तो लाघव को जब भी आप पढ़ोगे, एक मिनट, लाघव को जब भी आप पढ़ोगे तो आप इसी रूप में इसको पढ़ोगे, और ये ही इसके होते हैं, ठीक है जी। अगला हंस पद, इसको त्रुटिपूर्वक भी बोलते हैं, हंस पद। देखो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ब्रैकेट का आपको प्रयोग भी बता रहा हूँ। त्रुटिपूर्वक, कहीं कहीं वाक्य में लिखने में कोई त्रुटि रह जाती है, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने इसका निशान ही होता, चूँकि हंस के पद जैसा होता है इसलिए इसका नाम हंस पद पड़ गया। जैसे गंगा हिमालय निकलते हैं। अब आपने क्या किया, यहाँ पर से छोड़ गए, ठीक है ना। कई बार आप पत्र लिखते हो किसी को, तो हम दोबारा नहीं लिखना चाहते उस चीज़ को, ठीक है ना, तो हम यहाँ पर ऐसे हंस पद का प्रयोग कर लेते हैं, ऐसे, और इसके ऊपर लिखते हैं। ये ध्यान रखिए, कहीं आपको ये पूछ ले कि हंस पद के ऊपर लिखा जाता है कि नीचे, ऊपर, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। इसमें पढ़ने पढ़ाने वाली यही बात है, बस। इसमें कोई वाक्य में कोई पूरा पद भी छूट जाए तब भी आप उसमें वो दिखाएंगे, ठीक है जी। चलिए अगला हम पढ़ लेते हैं। इस प्रकार से आपको समझ में आ रही होंगी ये चीज़ें, और कोई इस प्रकार का कोई ज़्यादा वो भी नहीं है इसमें। विवरण, एक विवरण का चिन्ह होता है, ठीक ना। विवरण का चिन्ह ये होता है भाई, जब आप कोई बात कहकर और उसका नीचे विवरण देना चाहते हैं, भाई ये है, तो उसमें इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे बाजार से निम्न पुस्तकें लेकर आए। अब कौन सी पुस्तकें, अब उनका विवरण दे रहा है। नंबर 1 व्याकरण, देखो आपको ये पता चल गया कि ब्रैकेट कहाँ आता है, ठीक है ना, ऐसे करके। नंबर 2, ये तो हम गोलदारे में भी डाल देते हैं, ये नया तरीका है, ठीक है ना। हिंदी पुस्तक क्षितिज, अब देखो हिंदी पुस्तक का एक स्पेशल नाम है, तो मैंने उद्धरण चिन्हों में रख दिया। तो ऐसे करके भाषा में जितना आप अभ्यास करोगे, जितनी आप चीज़ें पढ़ोगे, उतना आप करते चलोगे, ठीक है जी। अब मैं इसको साफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगला पढ़ेंगे हम उपविराम। मैंने आपको पहले बताया था उपविराम, उपविराम का कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पता होना चाहिए। उपविराम ये चिन्ह होता है। शीर्षक में इसका अक्सर प्रयोग देखा जाता है, शीर्षक, शीर्षक, ठीक है ना। जैसे शीर्षक में आप कहानियों में पढ़ते हैं या इस तरह के पढ़ते हो, जैसे विज्ञान, विज्ञान, अब ये वरदान या
अभिशाप। अब इसमें हम है ना यानी कि विराम जैसा ही है, विराम नहीं है पर विराम के बहुत नज़दीक है, उपविराम, जैसे विज्ञान, वरदान या अभिशाप, पूर्ण विराम, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप उपविराम का प्रयोग अक्सर करते हो, ठीक है जी। कोई संवाद लेखन है, जैसे मैंने अभी बताया था सैनिक, उपविराम, मैं नहीं जा सकता। संवाद लेखन में तो अक्सर आप ये इसका चिन्ह पढ़ोगे विज्ञान में, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसके बारे में अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो। नाम चिन्ह जरूर पता होना चाहिए, ये मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है जी। चलिए अब इस तरीके से धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ रहे हैं और आज हम ये कंप्लीट कर लेंगे। अगला निर्देशक चिन्ह, निर्देशक जो निर्देश देता है, ठीक है जी। अंतिम है निर्देशक चिन्ह, इसको डैश भी बोलते हैं। ये देखो योजक चिन्ह से बड़ा होता है। कई बार वो क्या कर सकता है, जैसे ऐसे, ऐसे या ऐसे 3-4 बना लेगा और इनमें पूछ लेगा मैं योजक कौन सा है। योजक छोटा होता है, निर्देशक इससे बड़ा होता है। नाम से ही पता चल रहा, जब किसी चीज़ का निर्देश देते हैं आप, निर्देश देते हैं, ठीक ना। तो उसमें जैसे रूपा, अब रूपा के बारे में क्या कहा गया है, रूपा के बारे में आपको आगे निर्देश दिया गया या रूपा बता रही है, ठीक है ना। माँ की भूमिका कैसी होती है, अब ठीक है ना। अब ये रूपा के डायरेक्शन है, वो पूछ रही है क्वेश्चन कि माँ की भूमिका कैसे होती है, तो वो बतानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार के अर्थों में, ठीक है ना, प्रयोग हो जाता है। किसी की आप बात बता रहे हो, ठीक है ना, तो उस अर्थ में भी, यानी कि जहाँ भी किसी का निर्देश है उस अर्थ में आप इसका प्रयोग करते हो। निर्देश अर्थ में इसका एक ही है, निर्देशक। जैसे कोई चीज़ बता रहे हो, उसका निर्देश है जो आगे, उसकी जो डायरेक्शन आगे, उससे पहले इसका प्रयोग आप करते हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने ये विराम चिन्ह किए। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है, उम्मीद है आपको बहुत बढ़िया से समझ में आए होंगे और समझ में आने भी चाहिए। और इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए घर बैठ के, अन्य पुस्तकों से। ये वो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। देखो कभी कोई ऐसा नहीं होता कि अध्यापक ने पढ़ाया और वो तुलसीदास बन गया, ठीक है ना, या सूरदास बन गया, कालिदास बन गया, ऐसा नहीं होता। अध्यापक हमेशा, आपको संस्कृत के ग्रंथों में लिखा हुआ है कि आचार्यात पादम आधत्ते, कि कोई भी शिष्य अपने आचार्य से पाद चौथा हिस्सा प्राप्त करता है। पादम आधत्ते स्वमेधया, पादम चौथा हिस्सा अपनी बुद्धि से प्राप्त करता है। कालेन पादम आदत्ते, और चौथा हिस्सा पाद कहते हैं चरण को, चौथा हिस्सा समय से प्राप्त करता है, समय के साथ साथ प्राप्त करता है। और पादम सब्रह्मचारी भी, और चौथा हिस्सा अपने साथ के ब्रह्मचारी, अपने स्वाध्यायियों से प्राप्त करता है। तो एजुकेशन, कोई भी लर्निंग 4 जगह से पूरी होती है। 25% अध्यापक से, 25% बुद्धि से, 25% समय के अकॉर्डिंग, और 25% अपने सहपाठियों से। अगर आप इसमें किसी एक जगह या तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे, या अध्यापक से नहीं समझ रहे, या सहपाठियों के साथ डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है ना, सहपाठियों के साथ लड़ा करो। ज्ञानी से ज्ञानी लड़े, करे ज्ञान की बात, मूर्ख से मूर्ख लड़े, दे मुक्का दे लात। दे मुक्का दे लात की लड़ाई नहीं लड़नी है, अपने साथियों के साथ ज्ञान की लड़ाई लड़ा करो। आजकल तो फ़ोन आ गया है, इतना सब कुछ है, पूछो उनसे, 20 क्वेश्चन भेजो, लो भाई उत्तर दो, और आप मुझे 20 पूछो, मैं करूँगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से स्वस्थ डिस्कशन से, डिबेट से आपकी पढ़ाई 4 प्रकार से वो पूरी हो जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार।